आज हम यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एलिमेंट्स इनके अंदर इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर हमारे पास में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने हमारे पास या तो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट में, या फिर किसी भी अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने, एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, किसी भी अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर कहलाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं यहाँ पर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास में यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो तीन एक्सेप्शंस हैं। इसमें से जो ग्रुप 12 है, ग्रुप 12 के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली सीरीज़ बनती है 3D सीरीज़, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर एंटर होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन है D10 की, कौन सी? जिंक की एक एक्सेप्शन होगी हमारे पास में यहाँ पर, जिंक की एक्सेप्शन होगी यहाँ पर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक शुरू हो जाते हैं? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें 3D सीरीज़ के अंदर जिंक का जो एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिंक की कितनी है? 3D10। इसी तरह से हमारे पास में जो 4D सीरीज़ बनेगी, ठीक है, 4D और 5D सीरीज़ बनेगी, उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं? वो जिंक, कैडमियम और मरकरी होंगे। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 3D10 है। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में 3D10, 4D10 और 5D10, ये फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण यहाँ पर जो इनकी कंडीशन थी इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में ग्राउंड स्टेट के अंदर या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए थे, वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पार्शियली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ज़रूरी है प्रेजेंट होने यहाँ। ठीक है, दूसरा हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। कितनी सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर? सबसे पहले जो है हमारे पास में 3D सीरीज़ है, 4D, 5D और लास्ट में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है 6D। जो 3D सीरीज़ है इसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है हमारे पास में, ये कहाँ से कहाँ तक हमारे पास में यहाँ पर चल रही है? स्कैंडियम से लेके, स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर से लेके जिंक, जिंक में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए हमारे पास में यहाँ पर? 30 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 3D की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक होगी और 21 से 30 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये हमारे पास में कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होगी? इट्रियम से। ठीक है, इट्रियम से स्टार्ट होगी यहाँ पर, इट्रियम 39 टू कैडमियम। तो कैडमियम जो है यहाँ पर 48 इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। और 5D सीरीज़ जो है यहाँ पर वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ बनेगी। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में पहला एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर? लेंथेनम। लेंथेनम का सिंबल क्या है? La। और 57 एटॉमिक नंबर से यहाँ पर मरकरी तक इसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 80 एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास इसमें जो है 5D सीरीज़ के अंदर सीरियम से लिटिशियम जो है वो हमें यहाँ पर बाहर निकालने होते हैं एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स के। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में एक्टेनॉइड्स के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेप्ट लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स जो हैं वो हमारे पास इसमें कहाँ से कहाँ तक जो है प्रेजेंट है? सीरियम, सीरियम का 58 एटॉमिक नंबर है, उससे ल्यूटीशियम जो कि 71 एटॉमिक नंबर है। तो लेंथेनॉइड्स को हटा दोगे तो लेंथेनम से मरकरी तक जो है 57 से 80 तक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स बनेंगे। और उसके बाद
फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट देखो यहाँ पर, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स, इसमें सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट जो है वो एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है और ये इनकम्प्लीट सीरीज है, ठीक है, इनकम्प्लीट है यहाँ पर ये। तो इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये 4 सीरीज़ के अंदर स्कैंडियम टू जिंक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनका नाम देखो। हम सबसे पहले 3D सीरीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। तो 3D सीरीज़ में ये स्कैंडियम से जिंक के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। इसमें स्कैंडियम जो प्रेजेंट है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 वाला 3D10 में यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो यहाँ पर क्या होगी इसमें, 4s के अंदर इन सभी में यहाँ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल बिहेवियर हमें यहाँ पर क्रोमियम के अंदर 4s1 की नज़र आती है एक तो, ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबिलिटी के कारण क्रोमियम जो है 4s1 शो करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और मैग्नीज के अंदर यहाँ पर फिर से 4s2, ये भी 4s2 है। और बाकी के कॉपर के अंदर 4s1 को छोड़ के यहाँ पर सभी 4s2 होंगे, ठीक है, 4s2 होंगे, ये भी 4s2 होगा और ये भी 4s2 होगा। अभी इसके अंदर 2 एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने वाले एलिमेंट्स हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 4s1 कौन से आ रहे हैं यहाँ पर? क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें 24 और 29 एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो 3D सीरीज है, 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखो कितना होगा इसमें, 3D1, यहाँ पर 3D2, 3D3, एक्सेप्शनल बिहेवियर इसने शो किया है यहाँ पर, और 3D5, ये हमारे पास दोबारा से मैग्नीज में 3D5 एक्सेप्शनल बिहेवियर क्रोमियम ने शो किया है। मैग्नीज का तो रेगुलर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखा है, ठीक है, क्रोमियम यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, मैग्नीज का रेगुलर बिहेवियर है। और आयरन के अंदर 3D6 हो जाएंगे, यहाँ पर 3D7 हो जाएगा, ये 3D8, 3D9 वाला जो एलिमेंट है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर के कारण 3D10 शो करेगा, जो कि कॉपर है, क्योंकि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी का रीज़न आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद जो है लास्ट जिंक, फिर से हमारे पास में 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही शो करेगा। तो ये यहाँ पर सभी एलिमेंट्स हो गए, ये एलिमेंट्स हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और सीरीज़ कौन सी बन गई है? 3D सीरीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ में। एक्सेप्शनल बिहेवियर भी हमने यहाँ पर देख लिया, क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है यहाँ पर ये शो करता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये शो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या शो करते हैं, इसमें n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल के अंदर 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि आउटर मोस्ट शेल जो है यहाँ पर ये nth शेल है, अल्टीमेट शेल और पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल जो होगी यहाँ पर उसमें तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हमने देखे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये 3D सीरीज़ में चल रहा है, ऐसी 4D और 5D सीरीज़ के अंदर भी ऐसे ही चलेगा। और डी ऑर्बिटल जो है वो पेनल्टीमेट शेल है, यहाँ पर पेनल्टीमेट शेल के अंदर n की वैल्यू अगर हमने 4 रखी है तो n-1 डी 3D के अंदर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एलिमेंट्स की देख ली, ठीक है। अभी हमारे पास में एक्सेप्शनल बिहेवियर हमने किसका देखा है, कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते, ठीक है। सबसे पहला हमने यहाँ पर एक रीज़न देखा था कि जिंक जो है हमारे पास में
ऐसा एलिमेंट है अभी 3D सीरीज के अंदर जो कि यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका क्या रीज़न होगा यहाँ पर, क्योंकि जिंक के अंदर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल की प्रेजेंट है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है उनको छोड़ के यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। तो जिंक 3D सीरीज की एक एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पर शो कर रहा है। किस वजह से कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर 3D के अंदर कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये जो हमारे पास 3D के अंदर पेनल्टीमेट शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अपनी ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कहीं पर भी इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल की कन्फिग्रेशन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट है ये यहाँ पर, इट इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में तो गया है यहाँ पर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसी के साथ साथ जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों हमारे पास जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया यहाँ पर। उसके बाद एक हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग क्रोमियम और कॉपर की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी, एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पर ये क्यों शो करते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर क्रोमियम और कॉपर ने जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करा है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या हुई है हमारे पास Pt5 4s1, जबकि होनी क्या चाहिए थी हमारे पास में यहाँ पर 3d4 4s2, 3d4 4s2। और जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर कॉपर, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर 3d10 4s1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर आ रही है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। होना क्या चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d9 4s2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो करेगा। ठीक है, ये करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज शो करते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी का रीज़न यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर की स्टेबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से दे सकते हैं। क्या रीज़न होंगे यहाँ पर, इसमें हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी आती है। हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी किस वजह से है, यहाँ पर सिमेट्री रीजन की वजह से है। दोनों ही केस में हमारे पास में क्या आ रही है, सिमेट्री आ रही है। ये क्लास 11 में कर चुके हैं हम लोग। सिमेट्री के साथ साथ यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है, इसमें सिमेट्री तो प्रेजेंट ही है और यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ 3D के ऑर्बिटल में कितनी बार अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जितनी बार इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा 3D ऑर्बिटल में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर किसी भी एलिमेंट के लिए जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगी। एनर्जी एक्सचेंज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही यहाँ पर स्टेबल कन्फिग्रेशन एलिमेंट की होगी। तो ये एक यहाँ पर हमारे पास जो रीज़न था स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर किस वजह से होती है। जनरल प्रॉपर्टीज़ देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ये टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो करेंगे ये टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़। साथ में इनके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगी,
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, जितनी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हमने पढ़ी हैं वो सब यहाँ पर शो होगी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेटालिक लेक्चर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये शो करेगा। एक्सेप्शनल बिहेवियर में जिंक और कैडमियम और मरकरी, यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज जो हैं एक या दो जरूर शो करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे। दूसरा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये फर्स्ट हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड जो है यहाँ पर ये हार्ड मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जिनकी वोलाटिलिटी क्या है, कम है, हार्ड है और वोलाटिलिटी, वोलाटाइल जो है वोलाटिलिटी इनकी लो है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी किसकी, जिंक की, कैडमियम की और मरकरी की। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर ये शो करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं कि इनके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। n-1d में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि पेनल्टीमेट शेल के अंदर जितने भी ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, राइज कर जाएगा, ठीक है। n-1d के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही ज़्यादा हमारे पास में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। ग्रेटर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू हमारे पास में इंक्रीज कर जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट भी इनके हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का कारण यहाँ पर क्या है हमारे पास कि ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल्स, n-1d ऑर्बिटल के साथ साथ यहाँ पर ns में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। n-1d इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ यहाँ पर ns में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ns के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद एक जो यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी वो होगी मेल्टिंग पॉइंट के कारण यहाँ पर ये किस तरह का एटॉमिक नंबर के साथ में अपना वेरिएशन शो करेंगे। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर D5, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D5 आएगी तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो राइज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट राइज करेगा जब हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और ज़्यादा ही मेटालिक बॉन्डिंग शो करता है ये, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो थे पॉइंट्स थे। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखो, अगर हम इनको एटम्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए हीट चेंज देखेंगे तो हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन यहाँ पर ये शो करते हैं, हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। एटम्स में अगर हमें इन्हें कन्वर्ट करना है तो ये यहाँ पर हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन शो करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी यहाँ पर। दूसरा हमारे पास में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जो है यहाँ पर कैसे वेरी करते हैं, ठीक है। ये देखना है हमें वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। और इससे पहले यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमने यहाँ पर देख ही लिया है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। जब भी हम मेटालिक क्रिस्टल को इंडिविजुअल एटम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मेटल को एटम में कन्वर्ट करते हैं, तो जितना भी वहाँ पर एंथैल्पी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्रेजेंट होता है, ये हमने यहाँ पर देखा। तो ये सबसे पहले हमारे पास जब एलिमेंट में D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहुँचेगी वहाँ पर राइज करता है। किस वजह से राइज करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमारे पास में कहाँ पर आती है, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर किससे, बॉन्डिंग से, उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास में मेटल के अंदर बॉन्डिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमने यहाँ पर देखा। रीज़न जो है इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण वहाँ पर हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन शो करते हैं एलिमेंट्स। हाई वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन में हाई बॉइलिंग पॉइंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी भी वहाँ पर ये एलिमेंट्स शो करेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी भी वहाँ पर इसी वजह से शो करते हैं। अब यहाँ पर हम एक आयनिक और एटॉमिक रेडियाई की प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देख रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ पर एक सीरीज़ ली है, 3D सीरीज़, 4D और 5D सीरीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, कौन सा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के लिए। इसमें यहाँ जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन रेडियस एंड एलिमेंट्स, रेडियस है यहाँ पर हमारे पास में और एलिमेंट्स के वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो एक 3D सीरीज़ के लिए देखेंगे, एक 4D सीरीज़ के लिए देखेंगे और एक हम यहाँ 5D सीरीज़ के लिए देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर लाइंस लेंगे अलग अलग। सॉलिड लाइन जो है हमने 3D सीरीज़ के लिए ली है और एलिमेंट्स जो है यहाँ स्कैंडियम से लेके जिंक तक प्रेजेंट है, स्कैंडियम से जिंक तक हमारे पास में यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम से जिंक तक जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके लिए ग्राफ कैसे बन रहा है रेडियस के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, डिक्रीज होगा और बिल्कुल लास्ट में जाके हम थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर देख रहे हैं। तो कॉपर से जिंक में जब ये गया है, एलिमेंट्स कौन से यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला एलिमेंट हमारे पास जो है इसमें कॉपर तक डिक्रीज शो हो रहा है, रेगुलर डिक्रीज यहाँ पर शो होगा। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये 10 एलिमेंट्स हमारे पास में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो लाइन यहाँ पर जा रही है ये आपने 3D के लिए लाइन देख ली जिसमें कॉपर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसमें लाइन से हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि रेडियाई जो है यहाँ पर क्या करा, रेडियाई हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, कॉपर तक जाके डिक्रीज करा, जिंक पे इंक्रीज हो गया यहाँ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये जो डिक्रीज देखने को मिला है वो डिक्रीज यहाँ पर किस लिए मिला है, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई में किस लिए मिला है यहाँ पर, ये इसलिए हुआ है यहाँ पर क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। जो डी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में यहाँ पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ऑर्बिटल्स की फिल करते हुए, वो बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं। ठीक है, जब नया इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज तो 1 यूनिट से इंक्रीज करेगा, लेकिन पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पर वो न्यूक्लियर चार्ज से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाएगा, जिससे कि साइज जो है क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करेगी और साइज क्या कर जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। तो रेगुलर डिक्रीज हमें यहाँ पर ये 3D सीरीज के लिए देखने को मिल रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज हर बार हमने 1 यूनिट से इंक्रीज किया, लेकिन
पुअर शील्डिंग की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा बढ़ रही है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, जिससे आयनिक या एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इस वजह से हमारे पास में क्या कर गए, यहाँ पर डिक्रीज कर गया। अभी यहाँ पर 4D और 5D सीरीज के लिए देखो किस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास में रेगुलर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ये देखो इसमें भी रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलेगा यहाँ पर 4D सीरीज के अंदर भी और 5D सीरीज के अंदर भी, 5D सीरीज के अंदर भी रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों में यहाँ पर फर्क क्या है, ये 3D सीरीज हो गई, ये यहाँ पर 4D है और ये 5D सीरीज है। ठीक है, ये 3D 4D और ये 5D सीरीज। तो 5D सीरीज के अंदर जो डिक्रीज यहाँ पर मिला है और 4D सीरीज में जो मिला है, इनके बीच में डिफरेंस यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत कम है। ये किस वजह से हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इनमें अब F इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो चुकी है। तो दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि डिक्रीज तो 4D में भी हो रहा है और 5D के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन जितना 3D और 4D के अंदर डिक्रीज हुआ है उतना 4D और 5D में डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रीजन क्या होगा, डिक्रीज इन 4D 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 4D सीरीज और 5D सीरीज के अंदर डिक्रीज देखने को तो मिल रहा है यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर वो बहुत कम है, जितना 3D और 4D के बीच में यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये लगभग सेम ही लग रहा है यहाँ पर। इसके बीच में डिफरेंस यहाँ पर कम क्यों है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स की एंट्री यहाँ पर हुई है। 4f ऑर्बिटल्स की एंट्री की वजह से डिक्रीज तो देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर 4f ऑर्बिटल जो है वो क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर लगभग सिमिलर रेडियाई की प्रॉपर्टी को शो करते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, 4f ऑर्बिटल्स की एंट्री यहाँ पर हुई है और 4f ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करते हैं हमारे पास में, 4f ऑर्बिटल्स इम्परफेक्ट शील्डिंग करते हैं यहाँ पर, इम्परफेक्ट शील्डिंग। इम्परफेक्ट शील्डिंग यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में जो डिक्रीज 4D और 5D में होना चाहिए था उतना हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जा रही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जा रही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4f इलेक्ट्रॉन्स के एंट्री की वजह से होता है यहाँ पर, और इसके अंदर जब 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं तो इम्परफेक्ट शील्डिंग करते हैं। 4D और 5D में जितना डिक्रीज होना चाहिए था वो हो नहीं पाता हमारे पास में सेकेंड और थर्ड डी सीरीज के अंदर। तो जर्कोनियम और हॉफनियम ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास में जो लगभग एक जैसा ही रेडियाई शो करते हैं। जर्कोनियम और हॉफनियम ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि इनका रेडियाई भी एक जैसा है, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे पास में सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के हैं, 4D और 5D सीरीज के ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर होंगे। तो ये एलिमेंट्स जो है यहाँ पर क्यों शो करते हैं, एक जैसा रेडियाई शो करते हैं, एक जैसा रेडियाई यहाँ पर सिमिलर रेडियाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण शो करते हैं। सिमिलर रेडियाई यहाँ पर किस वजह से शो करते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण शो करते हैं। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन है, 4f इलेक्ट्रॉन्स की इम्परफेक्ट
शील्डिंग के कारण, ठीक है, इम्परफेक्ट शील्डिंग के कारण। तो ये यहाँ पर रीज़न होगा। 4F में इम्परफेक्ट शील्डिंग के कारण यहाँ पर ये इस तरह का बिहेवियर शो करेगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिरकोनियम और हॉफनियम सिमिलर रेडियाई और सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का बिहेवियर यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ जो एलिमेंट्स के अंदर रेगुलर डिक्रीज देख रहे हैं साइज में, वो इस वजह से ही देख रहे हैं 4F के ऑर्बिटल्स यहाँ पर एंट्री कर गए हैं। तो ये थी हमारे पास में यहाँ पर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की प्रॉपर्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है यहाँ पर प्रॉपर्टी, वो है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी की प्रॉपर्टी क्या होती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी जनरली हमारे पास में यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हाई होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर साइज कम है डी ऑर्बिटल्स की एंट्री की वजह से। तो जनरली ये इंक्रीज करती है जब रेडियस डिक्रीज करेगा। जब हमने यहाँ पर रेडियस को डिक्रीज होते हुए देखा है तो एटॉमिक आयनिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगी यहाँ पर? आयनाइजेशन इंथैल्पी हमारे पास में हाई होगी ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। लेफ्ट से राइट जब हम किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मूव करेंगे। इसके बाद ये आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो वेरिएशन तो शो करती है लेकिन बहुत ही कम शो करती है, क्योंकि इसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट और अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे शो करते हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है, जिसमें आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स कौन कौन से देखे थे? ये वाले एलिमेंट्स देखे थे अभी। ठीक है, इनमें क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है 3D5 और 3D10 का। तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिंक जो है यहाँ पर हमारे पास ऐसा एलिमेंट होगा, अगर इनके अंदर देखें, जो कि एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से, ये भी यहाँ पर क्या शो करेगा? ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू शो करेगा। तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब हम आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो क्रोमियम से मैग्नीज पर जाते हुए हमारे पास में रेगुलर डिक्रीज जो होना चाहिए था, उसकी जगह हम यहाँ पर क्या देखेंगे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में यहाँ पर हम डिक्रीज देखेंगे। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में, ये देखो यहाँ पर, ये देखने से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखने से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये 3D5 4S1, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो हमने 4S में से निकालना है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम 3D5 में से यहाँ पर निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी यहाँ पर? क्रोमियम से जब हम मैग्नीज में जा रहे हैं तब, क्रोमियम से जब हम मैग्नीज में जा रहे हैं तब, तो रेगुलर ट्रेंड के अपोजिट यहाँ पर ये बिहेवियर शो करेगा। इसमें क्या हो गया? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फॉल शो करेगा ये, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4S में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो आसानी से लूज करेगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी यहाँ पर लेके आएगा। ठीक है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो वो 3D5 में से निकालना है क्रोमियम में, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगी? हमारे पास ज़्यादा होगी। लेकिन मैग्नीज के केस में क्या होगा? यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 4S में से ही इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है, तो ये जो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज देखने को मिलेगा क्रोमियम से मैग्नीज के अंदर। बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर आयनाइजेशन एनर्जी 2 फ्रॉम कॉपर, अगर हम यहाँ पर कॉपर क्रोमियम, क्रोमियम से कहाँ पर जाएंगे? आयनाइजेशन एनर्जी 2 फ्रॉम क्रोमियम टू मैग्नीज में क्या शो कर रही है? डिक्रीज शो कर। ठीक है, क्रोमियम से मैग्नीज में क्या शो करेगी? ये डिक्रीज शो करेगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। और इसी तरह से यहाँ पर ये कॉपर से
जिंक में भी डिक्रीज शो करेगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। क्रोमियम और कॉपर यहाँ पर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या शो करेंगे, ज़्यादा शो करेंगे। ठीक है, और एक हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर हम कॉपर के लिए, निकल के लिए और जिंक के लिए, इन तीनों एलिमेंट्स के लिए देखें, कॉपर, निकल और जिंक के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पर कैसी हैं, हाई वैल्यूज है। ठीक है, कॉपर, निकल और जिंक, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 यहाँ पर शो करती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक है जिसको हम बाद में देखेंगे। ये आपके पास में यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक हो गया। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद आता है हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख लो पहले, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये कैसे शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है हमारे पास में दो तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। कौन से, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स, डायामैग्नेटिक कौन से होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे तो वीकली रिपेल शो करते हैं, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन पैरामैग्नेटिक जो है वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में, अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो ये यहाँ पर डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास जो पढ़ने के लिए, वो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर √n × n+2, √n × n+2 बोहर मैग्नेटन्स मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी, जिसमें म्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास में, √n की वैल्यू जो है यहाँ पर, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.732 बोहर मैग्नेटन्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले को रख के आएंगी, वो कैसे आएंगी यहाँ पर वो देखो। तो मान लो कि हमने यहाँ पर स्कैंडियम देखना है, स्कैंडियम के अंदर हमने यहाँ आयन बनाया है 3+ आयन। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 3d1 4s2 था, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d 0 हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितनी होगी, इसके लिए 0 होगी। इसी तरह से स्कैंडियम के बाद हमारे पास में दूसरा एलिमेंट है टाइटेनियम। टाइटेनियम के अंदर कितने आयन के लिए देख रहे हैं, 3+ आयन के लिए, इसमें 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1.73 हो जाएगी, 1.73 बोहर मैग्नेटन्स हो जाएगी। टाइटेनियम के बाद एक और एलिमेंट यहाँ पर देखते हैं, टाइटेनियम 2+। टाइटेनियम 2+, टाइटेनियम 2+ के अंदर 3d2 होगी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से गायब किया है यहाँ पर, तो ये 3d2 है यहाँ पर। n की वैल्यू में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2.84। इसी तरीके से एक और आयन देखो, वेनेडियम 2+। वेनेडियम 2+ के अंदर वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वेनेडियम के लिए हमारे पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 3d3 4s2, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ पर, और 3d3 यहाँ पर बचा है। 3d3 के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, वेनेडियम 2+ के लिए 3.87।
क्रोमियम के लिए आयन हमने एक देखा जो है 2+, क्रोमियम 2+ के लिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, क्रोमियम के लिए अगर हम 2+ में देखेंगे तो 3d4, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी थी 3d5 4s1, तो 3d4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 बचे हमारे पास में, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नंबर ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बचे हैं तो यहाँ 4.90 मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से मैग्नीज के लिए अगर आयन देखें मैग्नीज 2+, तो मैग्नीज 2+ में 3d5 यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे 5, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यही वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, ये 5.92 रूट 5 × 5 + 2 रूट 35 का अंडर रूट 5.92, ठीक है। इसी तरह से कुछ और आयंस लेते हैं यहाँ पर, मैग्नीज 2+ के बाद ये देखो हमने यहाँ पर लिया है Fe2+, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ के बाद निकल 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन और जिंक 2+ आयन, ठीक है, ये सभी आयंस यहाँ पर लिया है। अभी इसके अंदर जो Fe2+ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी, Fe2+, Fe की 3d6 4s2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर जस्ट हमारे पास में रिवर्स होती जाएगी, देखो ये वैल्यूज यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3.87 4.90 सॉरी 4.90, ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई इसकी 4.90। इसी तरह से कोबाल्ट 2+ के अंदर ये 3d7 4s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए यहाँ पर, कोबाल्ट 2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो गई हमारे पास, ये हो गई यहाँ पर 3d7, और 3d7 के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 3, और 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही है 3.87, ठीक है। निकल 2+ के लिए देखो यहाँ पर 3d8 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2.84। कॉपर 2+ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.73, और जिंक 2+ के अंदर ये जिंक 2+ के अंदर देखो यहाँ पर 3d10, तो 3d10 है या 3d0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों केस में 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0। कुछ कॉमन यहाँ पर आयंस इस तरह से हमने यहाँ पर लिए हैं जिनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है आसानी से, ठीक है। ये जो हमारे पास आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये यहाँ पर कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, कलर्ड आयंस की प्रॉपर्टी यहाँ पर ये शो करेंगे। कैसे, इसमें जैसे हमने ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए थे, इसमें देखो स्कैंडियम 3+ आयन का एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ जो है इसका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये कलरलेस होता है, जितने भी अपने सॉल्ट्स में स्कैंडियम 3+ आयन प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा यहाँ पर कलरलेस होगा, ठीक है, 3d0 के केस में या फिर 3d10 के केस में जहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ऐसा यहाँ पर ये क्यों शो कर रहे हैं, दोनों ही कलरलेस हैं यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये बिहेवियर शो करते हैं। कलर्ड आयंस कब बनते हैं और कलरलेस कब बनते हैं हमारे पास में, देखो जब डी ऑर्बिटल के अंदर ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास में लोअर एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट था, किसी भी हायर एनर्जी लेवल के अंदर जब वो जंप करेगा, यहाँ पर जंप करा इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया जंप करके, और ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल स्टेट में है, यहाँ पर जब ये जंप करा है हायर एनर्जी लेवल के अंदर तो ये
अनस्टेबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, एनर्जी यहाँ पर अनस्टेबल है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एनर्जी होगी यहाँ पर वो अनस्टेबल एनर्जी है, उसको वो लूज करेगा और वापस आएगा दोबारा से, किसी भी लेवल में आके वो गिर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब विजिबल रीजन के अंदर जब आके इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो वो अपना कलर शो करता है। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी की उसने लाइट एब्जॉर्ब किया उससे करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वो लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, वो हमें नज़र आती है वहाँ पर, कलर का कंपाउंड का कलर जो है वो हमें वहाँ दिखाई देता है। तो इस वजह से ये यहाँ पर किसी भी एनर्जी लेवल में जाके वापस गिर सकता है और विजिबल रीजन के अंदर हमें इसका कलर नज़र आता है, विजिबल रीजन में हम इसका कलर देख सकते हैं। तो ये सभी जो है यहाँ पर ट्रांजिशंस, ये क्या कहलाती हैं, डी टू डी ट्रांजिशन कहलाती है। डी लेवल से डी लेवल के अंदर क्या करा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करा है, डी टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो अनस्टेबल एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अनस्टेबल एनर्जी वहां पर होती है, अनस्टेबल जितना ज़्यादा होगा तो वो वापस ही लौटेगा ग्राउंड स्टेट में, किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर लौटेगा, वहां पर लाइट एमिट करेगा करस्पॉन्डिंग टू द लाइट एब्जॉर्ब्ड और अपना कलर शो करेगा। लेकिन D0 और D10 में क्या है कि D0 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कौन सा जंप किया है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कैसा था जो जंप किया है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था डी ऑर्बिटल के अंदर, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कराया और वापस आया है यहाँ पर, जिसने अपना कलर शो किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड आयंस शो करते हैं। तो यहाँ जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं इन्हीं मेटल आयंस को यूज़ करके, जैसे कि हम यहाँ पर ये सभी आयंस देख रहे हैं, इसको यूज़ करके हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल के फ्री और जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर कलर शो होता है, ट्रांजिशन मेटल्स अपना कलर शो करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसा क्या है, वहाँ पर मेटल्स के अंदर जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स के अंदर जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, उन एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। लीगेंड के पास में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या कर सकता है, वहाँ पर डोनेशन कर सकता है मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से मेटल का एम्प्टी डी ऑर्बिटल में यहाँ पर क्या शो होगा, कलर शो होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ये कलर शो करेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यहाँ पर ये बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यहाँ पर ये बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जैसे कि आयरन है, आयरन ने यहाँ पर साइनाइड के पास में लोन पेयर के कारण वो लिगेंड की तरह काम करता है। तो 6 यहाँ पर साइनाइड के लिगेंड्स जो है हमने आयरन के डी ऑर्बिटल्स में 6 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बना के ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया, जहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3+ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यहाँ पर जो बन रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो बनाने का पहला रीज़न ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है हमारे पास में, उनमें मेटल्स का साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, मेटल्स का साइज़ जो है वो यहाँ पर स्मॉल है। दूसरा कि हमारे पास में हाई चार्ज डेंसिटी है मेटल की और वेकेंट डी ऑर्बिटल है, हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल। और थर्ड है यहाँ पर कि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंपाउंड्स क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग शो करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं। कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर किस वजह से शो करता है, और ये कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं यहाँ पर, ये इसकी यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली।
तो अभी हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ये क्यों शो करते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे आपसे।